हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री अम्ल क्षार तथा लवण के 40 टॉप क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कराने वाले हैं। जो आप एग्जाम देने से पहले ये वीडियो जरूर देख के जाइए ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस को आप सही सही तरीके से अटेम्प्ट कर सके, सही सही तरीके से उसको आप अच्छा से टिक करके आए। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और साथ में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आपसे कुल कितने क्वेश्चन इस इन 40 क्वेश्चन में से आपसे बनता है। तो चलिए फटाफट से हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है जिसमें आपसे पूछा गया है कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए की अगर बात करें तो देखिए ऑप्शन ए में यहाँ पे दिया गया है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी में दिया गया है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी में फॉर्मिक अम्ल और ऑप्शन डी में लैक्टिक अम्ल। तो सिरका का जो रासायनिक नाम होता है वो कौन सा होता है, तो इसका सही जवाब आपके सामने बन करके आ जाएगा ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें पूछा गया है किसी रासायनिक किसी उदासीनीकरण अभिक्रिया में किसी उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए में कपड़े धोने के सोडा, ऑप्शन बी में खाने का सोडा, ऑप्शन सी में काली मिर्च और ऑप्शन डी में लवण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी लवण। देखिए ये उदासीनीकरण से रिलेटेड जो अभिक्रिया दे करके पूछा जाता है, आपको यहाँ पे याद रखना है इसमें आपका लवण ही बनेगा और लवण के साथ अगर पूछ ले तो यहाँ पे आपका जल बन जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस समूह को चयन कीजिए या पहचानिए जिसका पीएच मान 7 से अधिक है। और आप सभी को पता होगा कि जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं। तो यहाँ पे आप उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। आपको यदि याद हो कि 7 से एबव जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो क्षारीय नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन ए में बेसिक सोडा, टूथपेस्ट, साबुन। क्या ये क्षारीय है, तो ये बिल्कुल सही जवाब बनेगा। ये आपका क्षारीय है। इन सभी का जो पीएच वैल्यू होता है, इन सभी का पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है। ठीक है, अगर बाकी नींबू की बात करें तो यहाँ पे तो काम गड़बड़ हो गया। ठीक उसी तरीके से शीतल पेय की बात करें तो फिर यहाँ से काम गड़बड़ा गया। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, सभी में सब अलग अलग है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ से सही बनेगा, बेसिक सोडा, टूथपेस्ट और साबुन। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल गलत सुमेलित है। यानी यहाँ पे आपको कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इधर वाला और इधर वाला। तो यहाँ पे आपको अम्ल बताना है कि कौन सा गलत है और इधर आपको दिया गया फ्रूट्स या फल का नाम। ठीक है, तो संतरा में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल बिल्कुल सही जवाब है। टमाटर की बात करें तो इसमें ऑक्जेलिक अम्ल ही पाया जाता है। सिरका की बात करें तो अभी हमने ऊपर देखा था कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन इमली में ये मेथनोइक अम्ल नहीं पाया जाता है। इमली की अगर बात करें तो इसमें आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो यही आपका सुमेलित गलत है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन का क्वालिटी क्या है, क्वेश्चन किस लेवल का है। तो आप लोग खुद इसके बारे में जज कर सकते हैं और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन 5 नंबर जिसमें पूछा गया है कि इमली या अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शंस की बात कर ले तो सिट्रिक अम्ल दिया है, ऑक्जेलिक अम्ल दिया है, एसिटिक अम्ल दिया है, टार्टरिक अम्ल दिया है। तो अभी हमने आपको बताया था कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और ठीक उसी तरीके से अगर हम अंगूर की बात करें तो इसमें भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आप इमली में टार्टरिक अम्ल को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इमली खाने के बाद लोग टरटराने लगते हैं। इमली खाने के बाद लोग क्या करते हैं, टरटराने लगते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे याद हो जाएगा टार्टरिक अम्ल।
अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि पीएच स्केल की खोज किसने की। ऑप्शन आपके सामने, पीएच स्केल की खोज करने वाले व्यक्ति के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए रोएंट जोन, ऑप्शन बी जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी सोरेनसेन और ऑप्शन डी मेंडलीव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। सोरेनसेन जो है उन्होंने पीएच स्केल की खोज की थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही बन जाएगा। बात है हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें पूछा गया है पीएच स्केल की सीमा कितनी होती है। कहने का मतलब है कि पीएच जो स्केल होता है इस तरीके से मान लेते हैं। यहाँ पे चलिए हम बता देते हैं आपको, तो थोड़ा सा सीधा पार लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर पीएच स्केल है, ठीक है, तो इस पीएच स्केल में कहां से कहां तक अंक जो है वो लिखा हुआ रहता है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए में 0 से 12, 0 से 14, सी में दिया गया -1 से 14 और ऑप्शन डी में -12 से 14। तो पीएच स्केल में जो सीमांकन किया हुआ रहता है वो 0 से 14 तक किया हुआ रहता है। तो ऑप्शन बी यहां से सही बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। आपको बताना है टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, यानी उसमें कौन सा अम्ल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ऑप्शन ए में सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी में ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन सी में एसिटिक अम्ल और ऑप्शन डी में टार्टरिक अम्ल। तो हमने ऊपर भी बता रखा था कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से सेब में भी आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले पालक, तो इसमें भी आपका ऑक्जेलिक अम्ल ही पाया जाता है। और कुछ अम्लों का नाम हमने यहाँ पे दर्शाया है, आप इसको देख लीजिए। जैसे कि बारी बारी से अगर बात करें तो नींबू या संतरा में आपको कौन सा अम्ल मिलेगा, सिट्रिक अम्ल मिलेगा। चींटी के डंक, या एक और नाम यहाँ पे हम लिख देते हैं बिच्छू के डंक, या आप कह सकते हैं चींटी। ठीक है, तो इसमें कौन सा अम्ल आपको देखने को मिलेगा, फॉर्मिक अम्ल देखने को मिलेगा। सिरका में आपका कौन सा, एसिटिक अम्ल मिलेगा। दही की बात करें तो ये आपका दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, जब कोई मनुष्य तेज दौड़ता है तो तेज दौड़ने के बाद उसके बॉडी में पेन होने लगता है, तो यही लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाने के कारण शरीर में क्या शुरू हो जाता है, दर्द। शरीर की मांसपेशियां जो है उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अंगूर की बात करें तो इसमें हमने आपको ऊपर ही बताया था कि अंगूर और अगर इमली की बात कर लें तो इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आंवला की बात कर लें तो आंवला में कितना होगा, यदि आंवला में कौन सा कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये आपका एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, या आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पे एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, पालक और टमाटर में यहाँ पे देख पाएंगे ऑक्जेलिक अम्ल। कुछ क्वेश्चन और भी हैं, जैसे आपसे कोई पूछ ले कि आपका जो शरीर है उसका पीएच मान कितना होता है, तो आपको याद रखना है ये 7.0 से 7.8 तक के होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन को भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर ऑप्शंस की बात कर लें तो 10.0, 12.5, 7.5 और 4.5। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये तीनों क्षारीय हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर भी क्षारीय होगा। तो क्षारीय में इसका कौन सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है वो 10 होता है। कहीं कहीं इसका वैल्यू 10.5 भी दिया हुआ रहता है। तो दोनों यहाँ पे अगर आपको 10.5 है और उसके बाद और कुछ नहीं है तो आप 10.5 को करेंगे। अगर 10.0 है तो आप 10.0 को ही क्या करेंगे, सही करेंगे, टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर, जिसमें पूछा गया है अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है। ऑप्शन आपके सामने है, पीला रंग में बदल देता है, पीला रंग में बदल देता है, लाल रंग में बदल देता है, या गुलाबी रंग में, या नारंगी रंग में। तो अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। यही क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि जो क्षारीय है वो लाल लिटमस को किस में बदल देता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है और इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो क्षार है वो लाल लिटमस पत्र को किस में बदल देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें पूछा गया है, निम्न में वह कौन सा पदार्थ है जो लिटमस पत्र की तरह कार्य करता है। और क्वेश्चन में कभी कभी इसको घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि निम्न में वह कौन सा प्राकृतिक पदार्थ है जो लिटमस पत्र की तरह कार्य करता है। ऑप्शन ए में सोडियम, ऑप्शन बी में बंधा गोभी, ऑप्शन सी में हल्दी और ऑप्शन डी में खाने का सोडा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हल्दी। और भी है, जैसे हम चुकंदर भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर आपको और भी देखने को मिलेगा, ये हल्दी हो गया और एक फिनाइलथैल्पिन होता है, ठीक है। तो उसको भी ध्यान में आपको रखना है। अगला आता है क्वेश्चन, क्षार स्वाद में कैसा होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन में आपको बताया गया क्या नमकीन होता है, मीठा होता है, कड़वा होता है या खट्टा होता है। तो क्षार स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहां से सही हो जाएगा, कड़वा। अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर, जिसमें पूछा गया है, जब अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस बनाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर आ भी रहा होगा और जान भी रहे होंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए क्या है क्वेश्चन। फिर से रिपीट कर देते हैं कि जब अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है, मेटल से अभिक्रिया करता है, तो कौन सी गैस बनाती है। क्या वो ऑक्सीजन बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप एक चीज ध्यान में रखेंगे, जब ये धातु से अभिक्रिया करेगा तो ये हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगला क्वेश्चन आता है कि जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस बनाता है। ध्यान रखना है, यहाँ पे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या ऑक्सीजन बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा, नाइट्रोजन बनाएगा या कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा कि जब हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ धातु अभिक्रिया करेगा तो यह आपका CO2 बनाएगा। और हाइड्रोजन गैस कब बनाएगा, हमने आपको जस्ट इधर बता दिया कि ये धातु से अभिक्रिया करेगा तो ये डायरेक्टली क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें पूछा गया है, जिसमें अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनते हैं, यह अभिक्रिया क्या कहलाता है। तो एक 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा जाता ही है, जो हमने आपको तीनों तरीका बता दिया है, ठीक है। हमने फर्स्ट में बताया था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है, तो आप वहां पे सही लगा पाए थे, लवण। ठीक अभी उसी का अपोजिट पूछ लिया गया है, यहाँ पे लवण और जल बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें पूछा गया है कि जो अम्ल अधिक हाइड्रोजन प्लस आयन तथा जो कम हाइड्रोजन प्लस आयन देता है कहलाता है। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन कहने का क्या मतलब है कि जो अम्ल में अधिक हाइड्रोजन प्लस आयन देता है और जो अम्ल में कम हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, क्या कहते हैं उसको। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, तो उसको हम लोग प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल कहते हैं। जो अधिक हाइड्रोजन आयन देता है उसको हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं और जो कम देता है उसको हम लोग दुर्बल अम्ल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आप सभी। अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है, कुछ यहाँ पे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के उदाहरण भी दिए गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक मिनट आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम का चीज है। डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा कि बेंजोइक अम्ल का सूत्र क्या है, तो आप डायरेक्टली बताएंगे C2H5COOH, ठीक है। अब आते हैं हम आगे के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है कि पीएच में पी क्या दर्शाता है। पीएच में पी क्या दर्शाता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। ये आपका पीएच है और पीएच का मतलब ही आप लोगों को पता ही है। इसकी अगर हम बात करें तो सोरेनसन ने क्या, सोरेन सोरेनसन महोदय साहब ने पीएच स्केल की खोज की थी, ठीक है। तो ये आपको याद आ रहा होगा, हमने ऊपर ही क्वेश्चन में करा दिया था।
तो आपको यहाँ पे बताना है कि पीएच में पी का मतलब क्या है। तो पीएच में पी का मतलब क्या होगा, प्रोटेंज हो जाएगा, ना कि पावर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ से सही बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें पूछा गया है वर्षा जल का पीएच कितना कम होने पर अम्ल वर्षा कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि जब वर्षा जल का पीएच मान कितना कम हो जाएगा कि वो अम्ल वर्षा के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शंस भी आपके सामने हैं, 5.6, 6.0, 7.0, 7.5। बताइए फटाफट से क्या इसका आंसर सही होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ये आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 5.6 अगर कम हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, अम्ल वर्षा कहला जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 19 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि पेट में अम्लता के उपचार के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब आपके शरीर में, आपके पेट में अम्लता बढ़ जाती है तो कौन से पदार्थ का इस्तेमाल करके अम्लता को दूर करते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए में कास्टिक सोडा, ऑप्शन बी में कास्टिक पोटास, ऑप्शन सी में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और ऑप्शन डी में नींबू का अचार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन बनेगा, ऑप्शन सी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसका अगर पीएच मान की बात करें तो 10.0 या आप 10.5 के करीब देख सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, पेट की अम्लता के उपचार के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दंत वल्क किससे बना होता है। तो दंत वल्क ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्साइड का, और दंत वल्क जो है वो हम मनुष्य के दांतों में वल्क के रूप में पाया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे ये मुंह में पाया जाता है। तो दंत वल्क किससे बना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड से, पोटेशियम फॉस्फेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से या पोटेशियम से। तो देखिए दंत वल्क जो बना होता है वो आपका कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है कि दंत वल्क का पीएच मान कितना कम होने पर ये क्षय होने लगता है या बर्बाद होने लगता है। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे, कितना, 5.5। ठीक है, 5.5 पीएच मान से कम हो जाए तो ये दंत वल्क होना यानी दांत का क्षय होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम निम्न में से क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्लीचिंग पाउडर को बहुत सारे नामों से जाना जाता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम निम्न में से कौन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका एक और नाम है, ब्लीचिंग पाउडर का एक और नाम है जिसको हम लोग विरंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इस पर भी ध्यान रखेंगे, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। जल में जो घुल जाता है भस्म उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका राइट आंसर बनेगा क्षार बोलते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी, क्षार। कुछ कुछ क्वेश्चन हमने इजी भी करा है, कुछ कुछ क्वेश्चन को अलग अलग बुकों के माध्यम से यहाँ पे लाए हैं। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट सेक्शन के बारे में अपना कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव देना ना भूलें। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे, जिसमें पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है क्या सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, कार्बोनिक अम्ल बनाता है, मेथनोइक अम्ल बनाता है या एसिटिक अम्ल बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो वो आपका कार्बोनिक अम्ल बनाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे, जिसमें पूछा गया है कि निम्नांकित में से किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का यानी करंट का संचालन करता है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाए तो ऑप्शन ए में किरोसिन में, ऑप्शन बी जल के विलयन में, ऑप्शन सी टाइलून में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन जल के विलयन के रूप में करेगी। ठीक है,
तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, जिसमें पूछा गया है कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जलीय विलयन में खाली जगह कौन सा आयन को बढ़ाता है। ध्यान रखना है, आर्हेनियस महोदय के अनुसार अम्ल जलीय विलयन में कौन से आयन को बढ़ाता है। क्या OH नेगेटिव आयन को बढ़ाता है, क्या हाइड्रोजन प्लस आयन को बढ़ाता है, क्या लवण को बढ़ाता है, या इनमें से किसी को भी नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन प्लस आयन को बढ़ावा देता है आर्हेनियस के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जल विद्युत शुद्ध जल विद्युत का होते हैं। तो शुद्ध जल विद्युत का क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। आप यहाँ पे पहले से ही आंसर देख पा रहे होंगे। तो शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27, जिसमें पूछा गया कि अम्ल विलयन में कौन सा आयन देता है। अम्ल जो है विलयन में कौन सा आयन देता है। क्या OH माइनस देता है, H3O माइनस देता है, O माइनस देता है, यानी O का मतलब ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। तो जब अम्ल है विलयन में जाने के बाद वो कौन सा आयन देगा, तो हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। तो ऑप्शन डी यहाँ से सही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा गया है खाने का सोडा तथा धोने का सोडा किस विधि द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। खाने का सोडा और धोने का सोडा की बात करें तो क्या वो अमोनिया सोडा विधि के द्वारा बनाया जाता है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे अमोनिया सोडा विधि के द्वारा बनाया जाता है, विद्युत अपघटन विधि के द्वारा बनाया जाता है, वाष्पीकरण विधि द्वारा बनाया जाता है, या इनमें सभी। तो खाने का सोडा और धोने का जो सोडा है वो अमोनिया सोडा विधि या इसको सलवा विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, सलवा विधि, साल्वा विधि या अमोनिया सोडा विधि। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे, जिसमें पूछा गया है कि विरंजक चूर्ण का उपयोग किस रूप में किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या ये कीटनाशक के रूप में कार्य करता है, कागज एवं कपड़ों के विरंजित करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है विरंजक चूर्ण का, क्लोरोफॉर्म बनाने में किया जाता है, या इनमें से नहीं। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका सही जवाब है कि इनमें सभी हैं। जो विरंजक चूर्ण का उपयोग इन सभी क्षेत्रों में किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है साबुन तथा अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शंस देखना है आपको। साबुन तथा अपमार्जक बनाने में क्या विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल होता है, क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है, या सोडियम कार्बोनेट का होता है। तो साबुन और अपमार्जक बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसका सूत्र देखें तो NaOH होता है। ठीक है, तो NaOH के प्रयोग से साबुन और अपमार्जक यानी डिटर्जेंट जो पाउडर है उसको बनाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें पूछा गया है चूना जल को दूधिया कौन सी गैस कर देती है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस तो आपके सामने ही है। चूना जल को दूधिया कर देता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन डी पे ध्यान रखना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे, जिसमें पूछा गया है विलयन जितना तनु होगा तो उतना ही आयनन की मात्रा क्या होगी। उतना ही आयनन की मात्रा क्या होगी, क्या आयनन कम हो जाएगी, क्या अधिक हो जाएगी, या कोई परिवर्तन नहीं होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो विलयन जितना तनु होगा, तनु का मतलब नजदीकी अगर बात करें तो वो बहुत ज्यादा अधिक होगी क्या, उसका आयन। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पे, जिसमें पूछा गया है कि अग्निशामक यंत्र में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो अग्निशामक यंत्र में क्या सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है, क्या सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, या कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। तो फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आप लोग सही कर पाए होंगे। तो बताइए फटाफट से आप लोगों ने कुल कितने क्वेश्चंस को सही तरीके से अटेम्प्ट किया है। अगला क्वेश्चन, जल का अस्थायी खारापन दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। क्या सोडियम कार्बोनेट को किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को किया जा सकता है, ब्लीचिंग, या कैल्शियम हेमीहाइड्रेट।
तो जल का जो खारापन है उसको दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट की स्थापना करना होगा, या सोडियम कार्बोनेट के माध्यम से उसको क्या किया जाएगा, साफ सफाई किया जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे सोडियम कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट नहीं याद रखना, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पे, जिसमें पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग निम्न में से कहाँ किया जाता है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए दांत को मजबूत करने में, मूर्ति बनाने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने में, या इनमें सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन यहाँ पे डी बन जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 36 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग सबसे अधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन है, ऑप्शन ए में चीनी, ऑप्शन बी में पदार्थ जिसका पीएच मान 7 के बराबर हो, ऑप्शन सी में एक पदार्थ जिसका पीएच मान 6 से नीचे हो, और एक अम्ल जिसका पीएच मान 7 से 8 7 या कह सकते हैं 8 से अधिक हो। तो ऐसे ऐसे आपके सामने आएंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जब अम्ल को हटाना है तो अम्ल को पूरा छार लगाना होगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही बन जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें पूछा गया है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, और मान को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो पीएच, दूध का पीएच मान कितना है, तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो आपका सही जवाब बनेगा वो आपका ऑप्शन सी बनेगा, 6.5 ये आपके साथ बनता है। अगर बाकी की बात कर लें तो जो 3 एम्पियर है वो सिरका का बनता है। किसका बनता है, सिरका का बनता है। अगर 5.6 देखें तो ये अम्ल वर्षा का बनता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 6.5 तो हमने बता ही दिया, 6.5 में हमने क्या बताया, तो ये दूध का पीएच मान होता है। और 6.0 की बात करें तो ये पेशाब का होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, पेशाब को। तो 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सही हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, जिसमें पूछा गया है थकान के समय हमारे मांसपेशियों में अम्लों का निर्माण होता है। तो ऑप्शन ए को सही कर लेंगे। मिट्टी का पीएच मान कितना है, आसपास के रहने वाले लोगों से पता लगाना चाहिए। तो मिट्टी का पीएच मान जो अगर एक्यूरेटली की बात करें तो ये आपका 6 पॉइंट समथिंग है। क्या है, 6 पॉइंट समथिंग। तो ये भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करके ध्यान दे करके आपको प्लॉट वगैरह जो भी लेना है आप लेंगे। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन, तो मिट्टी का पीएच मान कितना के आसपास रहना चाहिए, 7 के आसपास रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें पूछा गया है सोडा एश किसे कहा जाता है। तो सोडा एश किसको कहा जाता है, तो ऑप्शन है बुझा हुआ चूना को, अनादर सोडियम कार्बोनेट को, ब्लीचिंग पाउडर को, या सोडियम बाइकार्बोनेट को। तो सोडा एश किसका बना होता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन बी, अनार्ध सोडियम कार्बोनेट को। आज का आखिरी क्वेश्चन था ये 40 नंबर। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।